हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीपीओ 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। और इसमें हमने फर्स्ट क्लास में 3 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। जितने भी शॉर्ट तरीके हैं जो आपको एग्जाम में लगाने होते हैं, बस वही अप्रोच यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पहले से बेसिक क्लियर है, जिनको केवल और केवल एग्जाम अप्रोच की जरूरत है, जिनको कम मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने टेस्ट में या एग्जाम में, जिनको फील होता है कि हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम पेपर को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। इसमें जितने भी सोर्स तरीके हैं जो आपको एग्जाम में लगाने होते हैं, बस वही तरीके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चन की पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी व्हाट्सअप पे अपना व्हाट्सअप चैनल भी बन गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको देखो, देखते ही स्कैन करते ही आपको पता चलना जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक से है और कौन सी अप्रोच लगानी है। इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो जानी चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो तो आपको करने ही है। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ट्रेंडिंग सवाल करने ही पड़ेंगे। जो अभी 2-3 सालों के क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीपीओ का हो गया, सीजीएल का हो गया, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करते रहना चाहिए, ठीक है। इन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है और यही आपके हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दुकानदार हैं वो 55 रुपये प्रति केजी और 70 रुपये प्रति केजी की दो प्रकार के चावल हैं। अब देखो, दो प्रकार की जैसे ही दे दिया ना, तो पता चल गया कि मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल है। दो रेट आपको दे रखी है और ओवरऑल भी दे रखी होगी। मिश्रण का औसत एवरेज आपको देखो इतने रुपए दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे उनका अनुपात ही पूछा है, यानी पूरा का पूरा क्या है, मिक्सर और एलिगेशन का सवाल है। तो कुछ ही नहीं करना आपको, दोनों किस्म है, दोनों को लिख दो इस तरीके से, और बीच में ओवरऑल जो भी दे रखा है उसको लिख दो। यहाँ पे क्रॉस में घटा देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम को करते हैं, तो ये बचेगा यहाँ से 10 और यहाँ से 5, तो ये रेशियो आ गया 1:2। क्लियर है, तो ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कई स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहे थे, दोनों मीडियम के लिए मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पुट कर दिए हैं क्वेश्चंस को। पर लास्ट क्लास में केवल और केवल हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए किया था, ठीक है, जो हिंदी में लैंग्वेज थे उन्हीं पे किया था। लेकिन कई स्टूडेंट है वो बार बार कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश मीडियम के लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो भी डाल दीजिए। तो अब इंग्लिश में भी आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे, तो दोनों लैंग्वेज के लिए कोई इशू नहीं होगा, दोनों स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ, इनका आपको दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन देखो, जब भी आपको एलसीएम पूछे ना फ्रैक्शन का, आपको करना क्या है, जब भी एलसीएम निकालो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकाल दो, जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ निकाल दो, तो ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। अगर इसी की जगह एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं सवाल। जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले जितने भी टर्म है उनका आपको क्या बताना है, एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, देखो सभी यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सभी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 तो इसमें आ गया 9 में, तो 9 रखेंगे अपन, 9 9 चौक 36, इसका एलसीएम हो गया ऊपर तो 36, और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ यानी उसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक ही है, तो यहाँ पे 36 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से डीआई का सवाल है, या डीआई के सवाल को हम बाद में कर ले एक साथ, ठीक है। डीआई के सवाल को हम बाद में कर लेंगे एक साथ, तो इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्किल आपको दे रखे हैं, इनके आपको बताना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, मैं साथ के साथ कंसेप्ट भी बताते चलता हूँ, थोड़ा बहुत आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो आपको दे रखा हो, दो सर्किल दे रखा हो, इसकी अगर कॉमन टेंजेंट निकालनी हो, ये कॉमन टेंजेंट हो गई। इसकी अगर लेंथ निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, C1 C2। ये जैसे C1 हो गया, ये C2 हो गया सेंटर, तो C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये वाली, इसका स्क्वायर करना है -R1 - R2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इनके बीच की कॉमन टेंजेंट का लेंथ। अगर ट्रांसफर से कॉमन टेंजेंट पूछा है, यानी ये वाली लेंथ आपसे पूछा है, ये जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, दो सर्किल, दो टेंजेंट खींच सकते हैं दो सर्किल में, तो ये वाली यहाँ पे ये टेंजेंट आपसे पूछेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा आपके पास सेम होगा, यहाँ से C1 C2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे R1 - R2 है, यहाँ पे R1 + R2 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज आपको करना है, बस ये फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपसे रेडियस तो दे ही रखी है, इनके बीच में डिस्टेंस भी दे रखी है, तो 14 का स्क्वायर करोगे
माइनस, दोनों को जोड़ोगे 6 और 4 10, तो 10 का स्क्वायर इसमें से घटा दोगे और इसका रूट कर दोगे, तो कितना होगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 100 घटा दोगे तो 96 हो गया। 96 का रूट का क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से 16 चिगाड़ी चिकन में लिख सकते हैं इसे, 16 इंटू 6 रूट करेंगे, 16 का तो 4 हो जाएगा, रूट 6 इधर लग जाएगा, आंसर हो गया 4√6। क्लियर है, तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना। अगर यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि 2 सर्किल हैं, अगर इनके दोनों टच करते हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से, ये तो दूर पे हैं कुछ डिस्टेंस पे हैं, अगर दोनों ही टच करते हैं तो ये जो रेडियस जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2√R1R2, क्योंकि यहाँ पे जो C1 C2 होगी ना वो क्या हो जाएगी R1 + R2 हो जाएगी, तो यहाँ पे R1 + R2 रखेंगे तब ये फॉर्मूला बन के क्या आ जाता है 2√R1R2। तो ये भी याद रखना, कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि मार्क प्राइस आपको दे रखा है कि 75% अधिक है और मार्क प्राइस पे 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको बस डायरेक्ट माइंड में ही करना चाहिए इस टाइप के सवाल को। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसने क्या किया 75% बढ़ा दिया और फिर उस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया क्या कि पहले बढ़ाया है फिर घटाया है। तो फॉर्मूला लगा तो 75 माइनस 40 माइनस 75 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है यहाँ से भाई, जैसे A + B + AB/100 है, इसमें में हम लगा देते हैं सक्सेसिव का, तो पहले बढ़ाया है तो प्लस का 75, घटाया है तो माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस होगा तो -75 × 40 डिवाइडेड बाई 100। अब ये माइंड में होना चाहिए, यहाँ पे मैं पूरा समझा रहा हूँ डिटेल में, बाकी आपको एग्जाम में जब करना है ना तो आपको माइंड में ही करना है। जैसे 75 माइनस 40 करोगे आप डायरेक्ट, तो यहाँ से 35 बचेगा, फिर 35 माइनस 75 इंटू 40 करोगे, 75 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 25 या 75 और 25 चौक 100, 4 से काटोगे 10, 25 में से सॉरी यहाँ से तो 30 घटा दोगे 35 में से, तो ये हो गया आपने 35 में से 30 घटा दिया 5% आ गया। तो ये माइंड में हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर्मूला वगैरह। बाकी आपको एग्जाम में जब लगाना है तो डायरेक्ट लगाना है, तभी आपका टाइम बचेगा। अगर आप सभी चीज़ें लिखोगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो बहुत से कम आपको लिखना है तभी आपका टाइम वहाँ पे बचेगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो पूछा क्या है एवरेज ही पूछा है आपको, तो सभी को जोड़ना है यहाँ से, तो सभी को जोड़, तो देखो ये तो 1.5 है, ये 1.25 kg है, ये 1.35 kg है, 750 ग्राम है तो 0.75 लिख सकता हूँ मैं इसे, 950 ग्राम है तो 0.95 लिख सकता हूँ, केजी में कन्वर्ट कर दिया, 0.7 kg है, 0.4 kg है, 0.5 kg है, सभी को जोड़ दो आप, तो कितना बनेगा 5 10 15 20, जीरो हासिल चली जाएगी, तो 5 2 7 2 9 9 3 12 12 और 7 19 19 और 28 28 और 7 जोड़ोगे 35 4 39 40 और 44, हासिल चली जाएगी 4 4 और 1 5 6 7, तो 7.40 हो गया क्या, डिवाइडेड बाई कितने हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 नाम 72 पॉइंट में जाएगा, यहाँ से 72 दो बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 0.925 kg आ गया, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा 925 ग्राम, ये हो गया। ये तो देखो देखते ही हैं, इसमें तो आपको पेन भी नहीं लगाना एग्जाम में, जब 65 है 25 है, इनका सम क्या बन रहा है 90, साइन कोस है तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा, जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक बन जाएगा, कोस 71 है साइन 19 है तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक बन जाएगा, साइन 62 है और 28 है, दोनों क्या कट जाएंगे, तो यहाँ से 1 + 5 - 3 ये हो जाएगा, तो 6 - 3 आंसर हो गया 3। तो इस टाइप के सवालों में तो आपको पेन भी नहीं लगाना, जैसे ये सवाल है यहाँ से, तो सिंप्लीफिकेशन का है, बेस समान बना दो यहाँ से, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ये 16 बन जाएगा, 2 + 1 3/16 हो गया ये तो 1/12 प्लस 3/16, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 48 हो जाएगा एलसीएम, 12 चौक 48 और 16 × 48 तो 9 9 4 13/48 हो जाएगा क्या आंसर। फिर से यहाँ से डीआई का सवाल है, ये भी डीआई का सवाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से बोला है कि रीमा है वो रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा 5/4 गुना तेज दौड़ती हैं, कि जो रीमा है वो रेखा से, ये बोला आपसे रेखा से 5/4, यानी अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, तो यही हो गया इसकी स्पीड का रेशियो, यानी ये स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस से प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है, यानी रीमा क्या करती है, रीमा पे भाई रीमा की स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या बोलती है रेखा को कि आप 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इसको मीटर में मान सकते हो, किसी में भी मान सकते हो, यूनिट आपको नहीं दे रखी है तो यहाँ से यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये 50 मीटर की बढ़त दे देती है, इसकी स्पीड आपको रेशियो दे ही रखा है, तो आपसे पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी बताइए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी, तो रिलेटिव स्पीड का ही सवाल हो गया, यहाँ से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 50,
डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी है यहाँ से, दोनों यहाँ से एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस हो जाएगी, तो एक। और पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है किससे, फर्स्ट से, प्रारंभिक से। प्रारंभिक में कौन थी यहाँ से, रीमा, तो रीमा की पूछा है, रीमा की स्पीड कितनी है 5, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 मीटर। ये डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना, आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है। ये भी आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में करोगे ना तो 4/5 आपको डायरेक्ट दिखिए भाई, 5:4 इसका रेशियो हो गया, बीच में डिस्टेंस 50 है, इनका गैप कितना है 1, और पूछा क्या है प्रारंभिक से, तो यहाँ से 5। अगर यहाँ से रेखा की पूछा होगा, रेखा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब वो दोनों मिलेगी तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से शुरू से पूछा है तो रीमा का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो रिलेटिव का सवाल है, बहुत सारी क्लासेस में ये सवाल आया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का ही है, तो सबसे पहले तो बार को सोल्व करते हैं अपन। तो बार को सोल्व करेंगे तो ये तो क्या बनेगा, 2.3 बनेगा। 5.4 में से 2.3 घटा दोगे, यहाँ से बचेगा 3.1 बचेगा। फिर 6.5 में से घटा दोगे तो 0.4, और यहाँ से 3.4 बचेगा। फिर -8.6 में से घटा दोगे तो 0.2, और यहाँ से 5 बचेगा। फिर यहाँ से 6.9 में से घटा दोगे तो 0.7, और यहाँ से 1 बच जाएगा, तो 1.7 आ जाएगा इसका आंसर। फिर से यहाँ से डीआई का सवाल है, तो डीआई के सवाल को हम एक साथ कर लेते हैं। एग्जाम में भी आपको यही करना है, डीआई के सवाल को एक फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देना है, सेकंड अटेम्प्ट में आपको करना है। देखो नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर आपको इसको बेसिक से करोगे ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन भी जी दे रखा है आपको, देखो बोला क्या है कि 1 लाख रुपए की राशि है, राशि आपको दे रखी है 1 लाख रुपए की, इस पर 7% आपको दे रखा है रेट, जो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। 5 साल के लिए आपको टाइम दे रखा है 5 साल का। ब्याज दर की गणना करो जिसमें आपको बताना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, सिंपल सवाल है वैसे, कि आपको अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, और यहाँ से टाइम दे दिया, पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 साल के लिए तो आपके पास कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है। अगर आप बेसिक से भी करोगे तो क्या करोगे भाई, 1 लाख करोगे इस तरीके से, अगर आपको बेसिक से करेंगे तो भाई 1 लाख है, 1 लाख का आप क्या करोगे, 100 से 107 हो गया भाई, फॉर्मूला लगा के करोगे, और इसकी पावर क्या करोगे 5, तो 107 की पावर 5 निकाल सकते हो क्या आप, नहीं निकाल सकते ना, तो ये तो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो गया। अगर इसमें इफेक्टिव रेट भी लगाओगे तो इफेक्टिव रेट हमें पता ही नहीं है 5 साल के लिए, हम तो कितनी याद करते हैं 3 साल के लिए तक याद कर सकते हैं, 5 साल की तो हमें पता ही नहीं है। अगर करेंगे पता तो फिर सक्सेसिव का निकालते 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 फिर तो 5 मिनट लग जाएंगे, तो ये वाला मेथड भी गलत हो गया। अगर आप बेसिक से और भी बेसिक से करोगे भाई, 1 लाख है और फिर उसका निकालोगे भाई, पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे फिर इस पे ब्याज और लगेगा, इस तरीके से अगर ट्री मेथड से करोगे तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर इसका मेथड कौन सा है, इसका एक अलग सा मेथड है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने 6 से 7 तरीके बताए हैं। ठीक है, उसी में से एक और तरीका है जिसमें क्या करते हैं अपन, कि जो भी आपको रेट दे रखी है सबसे पहले प्रिंसिपल के उतनी रेट निकाल दो, उतना परसेंट निकाल दो। तो देखो 7% निकालेंगे 1 लाख का, तो कितना बनेगा यहाँ से, ये बनेगा 7,000। फिर जो 7,000 आया है इसका 7% और निकाल दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 490। फिर जो आया है इसका 7% और निकाल दो, तो इसका 7% और निकालोगे, यानी 7 का क्यूब भी करना है क्या, तो 343 होगा, यानी 34.3 हो जाएगा। फिर इसका 7% और निकालोगे, तो इस तरीके से 5 बार निकालना पड़ता है। लेकिन आप 5वीं बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट पॉइंट में आएगा तो वो तो कोई मतलब भी नहीं है उसका। ठीक है, हमें तो यहाँ पे क्लोजेस्ट नियरेस्ट बताना है कि आसपास कितना आएगा, तो वो निकाल सकते हैं अपन। तो 34.3 है, इसका 7% और निकालोगे, यानी 49 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 ये होता है। तो इसका आप निकालोगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 2401, ये होगा यहाँ से 7 या 21, यहाँ से 2.4 होगा, ये हो जाएगा 2.401। अब जैसे इसका भी निकालोगे ना 7%, तो ये तो बहुत ही पॉइंट में चलेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको इग्नोर कर देते हैं अपन। यहाँ से 5 साल के लिए बोला है ना, तो जब भी ये देखना ना भाई, पहले परसेंटेज निकाल लिया, अब क्या करना है 5 साल के लिए आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ से 2 साल के लिए पूछा जाए तो हम करते हैं 2 और 1 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ से इस परसेंट निकाल दिया, इसका परसेंट निकाल दिया, 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल के लिए निकालते हैं तो 331 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 साल के लिए निकालते हैं तो 4641 करते हैं। 5 साल के लिए करते हैं तो 5 10 10 5 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 5 साल के लिए पूछा है तो क्या कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 5 से, इसको 1 से। अब देखो यहाँ से इग्नोर कर दिया ना भाई, पॉइंट में कुछ भी आएगा लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, ये तो कुछ आएगा समथिंग, बस इसको क्या करना आपको जोड़ देना है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को इजी बनाने का, यही एक तरीका है एकमात्र। तो यहाँ से हो गया 35,000, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4,900,
यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 343, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 5 0 0 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12.005 इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सभी को जोड़ दो, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 9 और 3 12, हासिल 1 चली जाएगी, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल की 1, तो ये हो गया आपके पास 40,255.005। इसमें 0 पॉइंट समथिंग समथिंग और जुड़ेगा, लेकिन आपको तो यहाँ से इंटीजर में बताना है, तो आंसर कौन सा आ गया, 4,255 एग्जैक्ट ये हो गया। तो केवल एकमात्र ये तरीका है, यही इस क्वेश्चन को इजी बनाएगा, बाकी कितने भी तरीके आप लगा लेना, ये सबसे हार्ड तरीका होगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक से कर लेना, इफेक्टिव रेट से कर लेना, कोई सा भी कंसेप्ट आप लगाओ, यहाँ से ये क्वेश्चन हार्ड बनेगा। केवल यही एक तरीका है जिससे ये क्वेश्चन इजी बन रहा है। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम में जब आप पहली बार देखोगे ना इस टाइप के सवाल को, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा, कुछ स्टूडेंट तो इसको छोड़ कर ही आएंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दूसरा। एक ही तरीका है, उस तरीके से अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा, अगर दूसरा तरीका आपने अपनाया तो वो टाइम वेस्ट होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये जो सवाल है ना, यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड, ठीक है, ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल 45 डिग्री आपको दे रखा है, आर्क लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, रेडियस आपसे पूछा है, यानी इस तरीके से है, ये एक सेक्टर है, इसका 45 डिग्री एंगल है, इसमें आपको आर्क की लेंथ है वो 22 दे रखी है, ये रेडियस आपसे पूछा है। तो आपसे पता है आपको कि एल बराबर क्या होता है, आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल होता है थीटा, लेकिन ये थीटा किस में होता है, रेडियन में, ध्यान रखना यहाँ से, हमेशा ध्यान रखना जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा, ना कि डिग्री में। तो यहाँ से L इज इक्वल टू आर, आपको L तो दे ही रखा है, तो L तो आप पुट कर दोगे 22 इज इक्वल टू आर इंटू थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ये डिग्री में है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, 180 डिग्री होता है ना, वो किसके बराबर होता है, पाई के। भाई पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, यही तो होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना हो गया रेडियन में, पाई बाई 180, तो यहाँ से डिग्री है तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 180 हो जाएगी। ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से सोल्व कर दोगे, और यहाँ से 45 डिग्री की ये हो गया, और यहाँ से 45 डिग्री एक ये क्या बोल रखा है, एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से 45 से डिवाइड करोगे आप, तो 45 बार 90 यानी 4 बार चला गया। पाई की वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा कितना, 22/7, तो इसकी जगह आप पुट करोगे 22/7, 22/7 ये पुट करोगे, 22 से ये 22 चला गया, 7 इंटू 4 28, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, पलट के उधर चला जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से होगा, अगर आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट किया तो फिर करते ही रहोगे, आंसर किसी में भी मैच नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना ये किस में होता है, थीटा रेडियन में, और रेडियन को मैंने कन्वर्ट करना ही बता दिया, थीटा को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को थीटा में कैसे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये आपसे पूछा है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये ट्रेंडिंग सवाल है, 2-3 सालों में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सम्मुख दिशा, सम्मुख यानी इंग्लिश में क्या बोल रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, वो 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगती है। पहली कंडीशन आपको दे दी कि ट्रेन ए है जिसकी लेंथ ना तो हमें दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ इसकी लेंथ क्या है, एल है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 300 मीटर लंबाई वाली दूसरी ट्रेन पी है जो अपोजिट साइड में आ रही है, उसको 15 सेकंड में कवर पार करती है। तो दूसरी वाले की ट्रेन कितनी होगी यहाँ से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरी की आपको लेंथ दे रही है 300 मीटर, ठीक है, तो ये मीटर में होगा, डिवाइडेड बाई, या इसको कर दें जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ से, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से इसकी स्पीड आपको नहीं दे रखी है, तो इसकी स्पीड हमें आपको निकालनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से दूसरी वाली की स्पीड में मान लेता हूँ अक्स है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 36 है, तो 36 प्लस अक्स की स्पीड से चलेगी, रिलेटिव स्पीड हो गई है, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ से 5/18 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में हो गई, और इसको कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड। तो ये पहली इक्वेशन हो गई आपके पास, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन आपको क्या बोल रखी है, इसके अलावा ट्रेन ए है वो 500 मीटर लंबी एक स्थिर, जो क्या है, स्थिर है, सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेन स्थिर है तो उसको पार करने में 500 मीटर की लेंथ है, तो इसकी लंबाई एल है, तो इसको कवर करने में कितना लगेगा, यहाँ से इतनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी उसको टोटल, तो ये होगी लेंथ। इसकी स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड तो इसमें काम नहीं आएगी क्योंकि ये तो स्थिर है, तो इसी की स्पीड काम आएगी, तो 36 इंटू 5/18, और इसको कितना टाइम लगता है, यहाँ से 30 सेकेंड लगता है, तो इसको 30 सेकेंड लगता है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, क्लियर है यहाँ से।
तो दो इक्वेशन हो गई आपके पास और दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ से कुछ गलत हो गया क्या? ट्रेन यहाँ से इसके अलावा ट्रेन ए है वो 500 मीटर लंबी एक ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो सी की यहाँ से लेंथ दे रखी है क्या? सी की लेंथ तो दे ही नहीं रखा है यहाँ से भाई। सी की लेंथ भी तो सी की तो दे रखी है, 500 मीटर दे रखी है, और एक की हमें एल नहीं दे रखी है। और इसको 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी क्योंकि वो स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ तो फिर एल तो डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ से, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए फिर। ये हो गया यहाँ से। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ से कि ट्रेन ए है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सम्मुख दिशा में चल रही है। 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी है, को पार करने में उसको 15 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसकी स्पीड हमने मान ली बी वाली ट्रेन की। तो यहाँ पे बी देना चाहिए था, फिर सी क्यों दे रखा है? यहाँ पे एक और देना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो। 15 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ट्रेन ए है को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन है। अब सी के बारे में कुछ ही नहीं बोल रखे यहाँ से। ठीक है, ये 500 मीटर लेंथ तो दे दी, स्थिर है। तो इसके अलावा तो फिर एल का मान तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए यहाँ से। 18 दूना 36 और 5 दूनी 10 यानी 300। तो एल का मान तो यही हो गया डायरेक्ट। फिर इस इक्वेशन का देने का क्या मतलब होगा? ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से पहली जो लाइन दे रखी ना, इसका कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे डायरेक्ट इसने बोल दिया कि ट्रेन ए है वो 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में उसको 30 सेकंड लगते हैं। एक की स्पीड दे दी यहाँ से कि ए को 36 किलोमीटर की चाल, ए रिक्वायर्स 15 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन बी टू लेंथ मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ से एक की स्पीड है, यहाँ पे सही है। ये जो क्वेश्चन बना ना, इस तरीके से बना है, देखो यहाँ पे जो 36 किलोमीटर पर हो ना, वो बी की स्पीड है ना कि ए की स्पीड है। तो ए की आपको लेंथ माननी पड़ेगी और स्पीड भी माननी पड़ेगी। तो ए की ट्रेन की जो लेंथ है वो एल है और स्पीड एक्स है, ये माननी पड़ेगी आपको। तो फिर दो इक्वेशन बनेगी यहाँ से। अगर इस तरीके से डायरेक्ट एक ही दे देता तो फिर दूसरी कंडीशन से आ जाता अपना आंसर। तो देखो, ए को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 मीटर लंबाई वाली को, तो एल प्लस 300, ये इतनी मीटर हो गई। इसको 36 जो बी वाले की हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इंटू 5/18 इंटू कितना टाइम लगता है उसको, 15 सेकंड। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई यहाँ से एल प्लस 500 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की स्पीड नहीं दे रखी है, ए की स्पीड हमने अक्स मानी, तो अक्स की स्पीड से इंटू 5/18, ये इसकी मीटर पर सेकंड में, और इसको कितना लगता है, 30 सेकंड। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन बन गई यहाँ से एल और एक्स में। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हो। अगर स्पीड पूछा है तो एक्स निकालना है, अगर लेंथ पूछा है तो एल निकालना है। तो ए की लेंथ पूछा है तो एल निकालना है। तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकाल दो। देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहली वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो 15 को तो इधर भेज दो आप। भाई आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटू 5/18 की वैल्यू आप निकालनी है। तो 15 को मैं नीचे ही भेज देता हूँ यहाँ पर, ये 15 को मैंने इधर भेज दिया। तो ये क्या बनेगा, 36 इंटू 5/18, यानी यहाँ से 18 में 36, 10 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, देखो 10 प्लस एक्स इंटू 5/18 बनेगा। तो एक्स इंटू 5/18 ही चाहिए हमें, तो 10 उधर चला जाएगा, -10 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल प्लस 300 डिवाइडेड बाई 15 -10, तो 150, यानी एल प्लस 150 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 30, ये हो गई। तो 15 दूना 30, यहाँ से सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 प्लस 300, और ये किसके इक्वल है, एल प्लस 500 के। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन सोल्व करके आपको निकालनी पड़ेगी, ये आ जाएगा फिर आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप का सवाल है ना, शायद सीजीएल में भी पूछा गया था, यही सेम सवाल। दो इक्वेशन बनानी होती थी, और दोनों इक्वेशन में से यहाँ से आपसे अक्स भी पूछ सकता है कि पहली वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो फिर आपको अक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ से एल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना निकाल के। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि है वो 96 रुपए हो जाती है, और 62,000 रुपए की राशि 5 सालों बाद में कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो इससे ये तो ईजी है। 2 साल में देखो 80 से 96 हो गया, यानी 2 साल में उसको ब्याज कितना मिला, 16 रुपए का। यानी एक महीने में सॉरी, एक साल में उसको कितना मिला, 2 साल का 16 रुपए है, तो एक साल का कितना होगा, 8 रुपए होगा। एक साल में उसको 8 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है, 80 रुपए। तो यहाँ से रेट निकाल सकते हो क्या, कि 8 रुपए मिले हैं उसको 80 रुपए पे, तो यानी 10% हो गया क्या इसका। जो इसकी रेट मिली है उसको कितनी मिली है, 10%। तो रेट आ गई आपके पास। अब आपसे पूछा है कि 62,000 रुपए हैं,
इसका 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 5 साल में कितना हो जाए 10% की रेट से यहाँ से, भाई 5 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी यहाँ से 50%। तो आपको अमाउंट पूछा है तो 50% यानी 100 + 50 करते हैं अपन डायरेक्ट ही। तो इसका 150% निकाल दोगे आप। 150% का मतलब 1.5 गुना ही तो करना है यहाँ से, इसका 1.5 गुना ही तो करना है आपके पास। तो 62,000 तो है ही, ठीक है, तो इसमें 62,000 तो ही, आधा और जोड़ दो यहाँ से, तो 3 1 और यहाँ से ये और जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 62,000 है ना, इसका आधा और कर दो यहाँ से, तो 3 1 ये होगा 3100 हो जाएगा यहाँ से, तो 0 0 1 3 2 5 और यहाँ से 31,000 होगा, 6 3 9 93,000 हो जाएगा, 31,000 जोड़ना है यहाँ से, 62,000 + 31,000 जोड़ दोगे 93,000 आ गया आंसर। ठीक है, 1.5 गुना करना है इसका। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करो जिसका उपयोग करके इन लंबाई को, ये एस शिफ्ट का सवाल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है तभी इससे नाप सकते हो। तो देखो 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर दो आप पहले। तो देखो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा ना कुछ। तो ये तो 600 सेंटीमीटर हो गया, ये यहाँ से कितना हो गया 500 + 25, तो यानी 525 सेंटीमीटर हो गया, ये 1250। ठीक है, ये हो गया 1250 सेंटीमीटर, इस तरीके से हो गया। अब इसका एस सिर्फ निकालना है, यानी इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यहाँ से कॉमन देखो 25 से डिवाइड हो रहा है सभी संख्या ही, क्योंकि यहाँ से देखो 25 है, 50 है, 100 है, तो 25 तो कॉमन आएगा यहाँ से, तो 25 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 24 बचेगा। यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो 25 तो 50 और 25 से कम 25, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी इसका एस सिर्फ क्या हो गया यहाँ से 25 ही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर, तो देखो 10% भी बेचेगा तो 110 में, 7% भी बेचेगा तो 107 में, दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ से 3% का। 3% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्रय मूल्य पूछा है, 100% हमने क्या माना कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 3% की वैल्यू 6 है, यानी 1% की 2, तो 100% की कितनी हो जाएगी 200, बिना पेन लगाए आपको एग्जाम में करना है। एक छात्रावास है जिसमें मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है, कितने 217, कितने 7 दिन के लिए, तो एक दिन में इतने चाहिए उसको, एक दिन में उसको इतने अंडे चाहिए। आपसे पूछा है जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी, तो टोटल कितने दिन डेज हैं, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं और सितंबर में यहाँ से 30 दिन होते हैं, तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ से 3 3 9 यानी 92 डेज हो गए। तो यहाँ से एक दिन का इतना लग रहा है तो 92 डेज का इतना लगेंगे, तो बस सोल्व कर दो यहाँ से, 7 या 21 और 31, 31 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो कितना होगा यूनिट डिजिट 2 ही आ रहा है यहाँ से, तो यही एक ही ऑप्शन है यहाँ से 2, ये हो गया आंसर। फिर से देखो एलसीएम का ही आ गया यहाँ से फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, एलसीएम तो कितना है 81 है। एचसीएफ नीचे वाले का, एचसीएफ नीचे वाले में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यही आंसर हो गया। 1 + sin⁴ माइनस कोस की पावर 4 है, देखो साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला है, तो a² - b² का फॉर्मूला है, तो a + b a - b लिखोगे तो ये क्या बनेगा 1 + sin², एक बार लिखोगे आप प्लस में, एक बार लिखोगे माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस वाला तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से, ये क्या बन जाएगा 1 + sin² - cos²। अब देखो 1 - cos² क्या बनेगा sin², sin² + sin² 2 sin² इंटू बाहर कितना है cos² यानी 1/sin²। sin² से sin² कट गया, आंसर आ गया 2। तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपके माइंड में चलना चाहिए कि साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 - cos² 2 sin² आ जाएगा, वो sin² से sin² कट जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो इतनी आपकी सोचने की समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में माइंड में कर पाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक ट्राइंगल दे आपको दे रखा है, जिसमें आपसे बोला है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ई है, वो ई डी और ई है, ए बी और ए सी, तो ये डी है ये ई है। इस प्रकार है कि ए डी और ए बी, तो ए बी का यानी ए डी है वो 1 है, तो ए बी कितना है टोटल 6 है, ये आपसे बोला है। ए ई अगर 1 है तो टोटल ए सी है वो 6 है। बी सी की वैल्यू 22 है, तो आपसे पूछा है डी की वैल्यू, यहाँ सिमिलरिटी हो जाएगी, सिमिलरिटी लगा दोगे आप इस वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से 1/6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से डी ई डिवाइडेड बाई 20 के बराबर हो जाएगा, तो 20 आपको दे ही रखा है 22, तो उधर जाके 22 हो जाएगा, 22/6 ही निकालना है, आंसर हो जाएगा यहाँ से कितना, देखो 6 दूनी 22 डिवाइडेड बाई 6 करोगे ना यहाँ से, तो 6×3 = 18, 3 और 4 बचेगा 2/3 यानी 6 इस तरीके से जाएगा, तो 3.66 इस तरीके से हो। जोन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, रवि है उस कार्य को 28 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, यदि वो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करे तो कितने दिन में लगेंगे, तो डायरेक्ट कर दो आप यहाँ से, तो 20 × 28
डिवाइडेड बाई 20 प्लस 28 तो 48। बस सोल्व कर दो यहाँ से। 4 से डिवाइड करोगे तो 12, 4 पंजे 20, 4 से डिवाइड करोगे 3, 4 7 28, 5 7 35 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इसे क्या लिख सकते हो 11 33, 2/3 हो गया, ये आंसर हो गया। पी और क्यू है मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पी और क्यू है वो इस कार्य को 30 दिन में, क्यू और आर है वो इस काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और आर और पी है वो इस काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी P प्लस क्यू प्लस आर। ध्यान रखना टाइम इन वर्क से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा वेटेज हो गया है इस टॉपिक का। अभी जो शायद CHSL का या इस CGL का एग्जाम हुआ था, उसमें तो एक शिफ्ट में 3 से 4 सवाल भी देखने को मिले हैं टाइम इन वर्क से। ठीक है। और इस टाइप के अल्टरनेट डेज वाले, और जो अभी जो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम में इनको ध्यान रखना, इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करके करनी है आपको। लेकिन क्यू और आर है ने 10 दिन के बाद में कार्य छोड़ दिया, तो 10 दिन तक तो उन्होंने काम किया, फिर क्यू और आर तो छोड़ के चले गए, बचा कौन? पी। तो पी शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले टोटल वक्त निकालोगे यहाँ से, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, देखो 30 है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पंजे 30 लिख सकते हैं इसे। इस तरीके से लिखते हैं। 24 से डिवाइड करना है तो 4 और चाहिए आपको, यहाँ से 20 तो बन ही गया, तो ये हो गया इसका एलसीएम 6 पंजे 30, यानी 120। टोटल वक्त कितना हो गया यहाँ से, 120 यूनिट का, ये आपने मान लिया। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 6 पंजे 30 यानी 4 बचेगा। 24 से डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24 यानी 5 बचेगा। 20 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर के निकाल दोगे आप। P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2 बार आएगा, 2P 2Q 2R, तो 2 कॉमन आएगा, यानी 2 से डिवाइड करना है आपको। 6 4 10 यानी 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपने। P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी होगी 15/2, ये हो गई। लेकिन 15/2 की एफिशिएंसी से उसने 10 दिन तक काम किया है, तो 15/2 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में इतने यूनिट का काम कर रहा है, तो 10 दिन में इतना काम कर देंगे। तो यहाँ से 15.75 यानी 10 दिन में उन्होंने 75 यूनिट का काम कर दिया। तो 120 में से 75 यूनिट का तो काम कर दिया, बचा कितना, यहाँ से 45 यूनिट का काम बचा है। ये कौन करेगा, पी काम करेगा। तो 45 यूनिट का काम बचा है। अब पी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। पी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, जिसमें यहाँ से पी निकालो, देखो पी कैसे निकालोगे आप, यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू पुट कर दे अपन। तो क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो टोटल यहाँ से 15/2 है, इसमें से क्यू प्लस आर को हटा दे तो पी की बच जाएगी यहाँ से। तो 5/2 ही एफिशिएंसी बच गई क्या, पी की। तो ये पी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये निकालना आता है ना आपको, कि टोटल है क्यू प्लस आर की पुट कर देंगे तो पी की आ जाएगी। अगर क्यू की निकालनी है तो पी प्लस आर की पुट कर देंगे, क्यू की आ जाएगी। तो पी की एफिशिएंसी होगी 5/2, तो 5/2 की एफिशिएंसी से इतना टाइम लगेगा। सोल्व कर देंगे यहाँ से, 5 नाम 45 और पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 18 डेज। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो 18 डेज लगेंगे पी को रिमेनिंग वर्क को काम करने में। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। ये तो बहुत इजी सवाल है, बच्चा बच्चा कर लेगा वैसे तो। लेकिन देखो यहाँ से 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप क्या करोगे, जिसको कुछ ही नहीं आता वो तो क्या करेगा, यहाँ से ऑप्शन रख के ऑप्शन से चेक कर लेगा। भाई 18 से डिवाइड करेगा क्या, यहाँ पे 5 शेषफल बचते हैं क्या। 18 से इसको डिवाइड करेगा, 18 को इससे डिवाइड करेगा, और फिर चेक करेगा कि सभी में कितना बनना चाहिए, प्रत्येक में 5 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, भाई भाग देने के बाद में 5 और बचना चाहिए। तो 18 से चेक करेगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर इसको काट दोगे, फिर 17 से चेक करोगे, फिर 16 से चेक करोगे, फिर 19 से चेक करोगे। तो जिससे हो रहा है तीनों में 5 शेषफल बच रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला तो तरीका हो गया। जो किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो तो ये तरीका लगाएगा। जो स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा बेसिक वगैरह कंसेप्ट पता है, टॉपिक का पता है, वो क्या करेगा, भाई सब में 5 5 बच रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहले 5 को हटा दो, यानी उससे डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है। तो 5 हटा दोगे यहाँ से, कितना बचेगा यहाँ से, ये बच जाएगा आपके पास 254। यहाँ से 5 हटा दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 849। यहाँ से 3 तो 5 घटाओगे ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा 848। और यहाँ से 5 घटाओगे तो 1216 बचेगा, ये बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से मुझे देखने को ये मिल रहा है, देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जो कुछ कॉमन आ रहा है वो। अब देखो 16 है, 8 है, 4 है, तो यहाँ से ना तो 17 होगा ना 19 होगा, भाई 2 से तो डिवाइड हो गई होगा ना यहाँ से। 18 और 17 बचा, 18 और 17 में यानी ये संख्या अगर डिवाइड हो रही है, 18 से डिवाइड होगी यानी वो 9 से भी डिवाइड होगी, यानी 5 और 4 बनना चाहिए, 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं भाई, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 और 4 9 2 12, तो ये तो 9 से डिविजिबल है ही नहीं, यानी 18 भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होगा 16। फिर चेक ही नहीं करेंगे यहाँ से एचसीएफ, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। बाकी इसका एचसीएफ ही आप निकाल सकते हो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन लेके आप देख सकते हो।
ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये परसेंटेज का अच्छा सवाल पूछा गया है कि स्वास्तिक है वो अपनी इनकम का 20% बचाता है, यानी टोटल उसकी इनकम अगर 100 रुपये है ना, तो उसमें से वो 20 रुपये तो बचाता है, और बाकी के 80 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। तो मैं इस तरीके से बोल दूं भाई 100% में से 20% वो बचाता है, और बाकी के 80% क्या करता है, वो खर्च करता है। ठीक है, एक्सपेंड करता है। जबकि शेष राशि है वो भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पे खर्च करता है। आय का 15% है वो भोजन पे खर्च करता है। जो भोजन पे खर्च करता है वो आय का कितना है, टोटल 15%, यानी 100% का 15% है, तो 15 रुपये खर्च करता है वो। जबकि 12,800 रुपये किराए पे करता है, और 32,000 रुपये हैं वो एजुकेशन पे करता है। 7200 रुपये की वो खरीदारी करता है। तो खरीदारी पर किए गए खर्च की राशि है वो टोटल खर्च का 11.25% है। ये देखो लाइन है ना, यही है काम की आपके पास, ये खरीदारी के खर्च की गई राशि है वो टोटल खर्च की कितनी है, 11.25%। तो ये आपको दे दिया गया यहाँ से कि 7200 रुपये वो खर्चा करता है, और ये जो 7200 रुपये हैं वो 11.25% की वैल्यू है, ये 11.25% की वैल्यू है। तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल खर्चा आ जाएगा क्या आपके पास, कि टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये हो गया इसका टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये तो क्या है, 80% की वैल्यू है। अगर 100% की बात करें अपन, टोटल इनकम में से बात करें, जो एक्सपेंडिचर हुआ वो तो 80% ही हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं उसको। ठीक है, बात सेम है। तो ये 80% की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है कि यहाँ से पूछा है कि भोजन पे कितना खर्च करता है, तो भोजन पे हमारे पास कितना है यहाँ पे, वो टोटल आय का कितना करता है, वो 15% करता है। तो हम डायरेक्ट ही बोल दें कि वो 15 रुपये खर्च कर रहा है 100 रुपये में से। तो 80% की वैल्यू ये हो गई, तो 15% खर्च कर रहा है वो भोजन पे। बस ये हो गया अपना आंसर। अब ये चीज आपको लिखने आना चाहिए एग्जाम में, तभी आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप बेसिक से करोगे ना तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एक लाइन में लिखना सीखो, कि आपको किसी भी, कितने भी बड़ा आपको क्वेश्चन दे रखा हो उसको एक लाइन में लिख दो, फिर कैलकुलेशन करो। अब देखो मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये हो गया, बस इसको सोल्व करना है। अब आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप सोल्व करोगे। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 8 9 72, ये 9 हो गया यहाँ से। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ये तो पॉइंट है, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 0 बन जाएगा यहाँ से। 15 से डिवाइड कर दो आप यहाँ से। ठीक है, जाएगा क्या यहाँ से, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा। तो 9 एकम 9, और 9 2 11, यहाँ से 9 दूनी 18, और 9 पंजे 45, ये हो गया। 15 से यहाँ से डिवाइड करोगे, 15 से डिवाइड हो गया क्या, नहीं हो रहा है यहाँ से। तो 5 से 25 से डिवाइड कर दो आप, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100। 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 12,000। अब ये कैलकुलेशन का मामला है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया इस तरीके से। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो बस एक लाइन में लिख दो, फिर बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, उस पर आप अच्छे तरीके से काम करो तो जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन भी। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब वस्तुएं, खराब होने वाली चीजें खरीदी हैं, लेकिन उसमें से 30% चीजें हैं वो बेची नहीं जा सकी। यानी टोटल अगर उसके पास 100 चीजें उसने खरीदी, उसमें से 30 चीजें तो क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, उसको तो वो बेच ही नहीं सकता, यानी बाकी की 70 वस्तुओं को क्या करेगा, वो बेचेगा। बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे उससे 19% का टोटल प्रॉफिट हुआ। यानी 30% को तो उसने बेचा नहीं, उसको तो क्या हो गया, जो 30 वस्तुएं थी वो तो बेकार हो गई, उस पर तो उसने 1 रुपए में नहीं बेच सका उनको। तो बाकी की जो 70 वस्तुएं उसने इस रेट पे बेची कि उसको टोटल है वो 19% का प्रॉफिट हो गया। तो आपसे पूछा है कि क्या आ रखा है यार, सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। देखो यहां से पूछा क्या है कि सुखवीर ने जो खरीदी गई प्रत्येक वस्तु, यानी उसका कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस से उसने कितने रुपए ज्यादा में रखा उसका, ताकि उसको 70 जो बेची ना उसने 70 वस्तुएं, तो कितनी ज्यादा उसने मार्कअप किया, ये आपसे पूछा है। ठीक है, किस रेट पे बेचा, वो कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसको आप बेसिक से ही कर लो। आप तो इस तरीके से सोच लो कि उसने क्या किया यहाँ से, कि 100 चीजें थी। ठीक है, यहाँ से 100 चीजें थी, और 100 चीजों में से यानी 100 रुपए में उसने 100 टॉफी खरीदी। उसमें से 30 टॉफियां हैं वो तो बेकार हो गई, यानी उसने तो बेचा ही नहीं उनको। बाकी 70 को उसने बेचा है। ठीक है, 70 टॉफियों को उसने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, अब देखो उसको टोटल 19% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 रुपए थी टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी, उसने बेचा कितने में उसको, 119 रुपए में। इतने रुपए आ गए ना उसके पास उन टॉफियों के। ठीक है, यानी उसने एक टॉफी को कितने में बेचा, फिर इन 70 टॉफियों को तो बेचा उसने 119 रुपए में। भाई टोटल 100 टॉफी थी, उसमें से 30 टॉफी तो उसने क्या कर दी है, खराब हो गई, उसने तो बेचा ही नहीं।
बाकी की 70 टोपी बेची हैं और उसको 19% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 रुपए पे उसने 119 रुपए कमाए हैं। तो 119 रुपए कहाँ से आए, उसने 70 टोपी को तो बेचा है, यानी एक टोपी को इतने इतने रुपए में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ से भाई 1 रुपए में तो एक टोपी खरीदी और बेची कितनी, 119 डिवाइडेड बाई 70, इतने रुपए में उसने बेच दी। तो कितने रुपए ज्यादा, यहाँ से रेशियो निकाल दो ना, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, यहाँ से 70 से 119 हो गया, 70 से 119 हो गया। तो यहाँ से कितने रुपए ज्यादा में, तो 30 49 रुपए में, तो 49 डिवाइडेड बाई 70 × 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया 70%। ये हो गया इसका आंसर। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कि उसने जैसे ये 100 से 119 हो गया ना, तो ये हो गया डायरेक्ट भाई 119 डिवाइडेड बाई 70 रुपए में बेचा है, बस ये हो गया ना, आपके पास पता चल गया ना। यहीं से आपके पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा में बेची है। तो यहाँ से देखो कितना है, ये हो गया 49, कितने पे, 70 पे, × 100। एग्जाम में ये इतनी सी चीज लिखनी है आपको, ये कुछ समझने का पार्ट है, ये अपने माइंड में समझो, और बाकी लगाना जो है ये लगाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, थोड़ा सा लेंथी हो गया है वीडियो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझा रहा हूँ इन चीजों को। 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा और पुलिस को देखते ही चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, तो ये तो पीछा करेगा ही। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड आपको दे रखी है, तो कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी है वो चोर को पकड़ लेगा, ये तो सवाल आ गया ना अभी, वो रेखा सीमा वगैरह कुछ आया था उस तरीके से। तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 300 की। उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी होगी। ठीक है, इनटू ये हो गया। और यहाँ से पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पुलिसकर्मी कितनी डिस्टेंस, तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है, 13 है, तो 13 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इतनी डिस्टेंस में बाद में हो जाएगा, तो इतने किलोमीटर आ जाएगा, सोल्व कर दो यहाँ से। ये देखो यहाँ से किस में है, मीटर में है, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास किलोमीटर में आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 किलोमीटर लिख दूँ, योग सोल्व कर देंगे, 13×3 = 39, तो 3.9 है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 19×38 होता है, 1 यानी 19 पॉइंट, सॉरी 1.95 इतनी डिस्टेंस के बाद में चोर को पकड़ लेगा पुलिस। 4 सेंटीमीटर व्यास यानी रेडियस कितनी होगी इसकी, 2। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर आपको बताना है। अर्धगोला क्या होता है, ये इस तरीके से होगा अर्धगोला, इसका संपूर्ण है टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा 2πr², कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल का होता है 4πr², तो 2πr² और यहाँ से टोटल अगर आपको निकाल दो, ऊपर वाले का भी आपको जोड़ना होगा πr², तो वो 3πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, 3πr² ये होता है। इनका आपको डिफरेंस पूछा है, ठीक है, डिफरेंस पूछा है तो कितना होगा, πr² होगा इसका डिफरेंस, तो πr² होता है, तो r तो कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 × पाई कितना आ गया, 4π। एक वर्त के त्रिज्य खंड का परिमाप, ये देखो बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है, कि जितने भी अभी एग्जाम हुए ना 2 साल में, इसमें हर शिफ्ट में पूछा गया है ये सवाल। पूछा क्या है आपसे, और इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, यहाँ से अगर आप बेसिक से करो ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से बस एक आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप, तो त्रिज्य खंड इस तरीके से होगा, इसका परिमाप आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3, यानी ये 3 है, ये 3 है, टोटल पेरीमीटर इसका कितना है 24, तो आपको एल निकालना है, यहाँ पे एल भी दे रखा होता है, इसमें तो पेरीमीटर दे दिया, एक किसी नए क्वेश्चन में आपको दे देगा यहाँ पे एल, ये एल डायरेक्ट दे देगा, तो आपको एल तो निकालना ही है यहाँ से। तो 24 है, तो 24 में से 3 और 3 6 घटा दो के यहाँ से, तो कितना हो गया एल 18। एक सवाल यही था कि एल आपको दे दिया यहाँ से, जैसे 18 दे दिया, और यहाँ से रेडियस दे दिया 3, और पूछ लेगा त्रिज्य खंड का एरिया कितना होगा, ये आपसे दे दिया होगा। अब यहाँ पे आप एंगल निकालने के लिए बैठ जाओगे, फिर एंगल से आप निकालोगे, 2πr लगाओगे, πr² करोगे, मतलब बहुत ज्यादा करोगे। उसको सबको सोल्व करने के बाद में एक फॉर्मूला बन जाता है एरिया का, वो क्या बन जाता है कि इस रेडियस को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 54, और इसका आधा कर दो, ये हो जाएगा अपना आंसर। हमेशा ध्यान रखना क्या करना है, ये एल और ये आर ये दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी और वीडियो में बताऊंगा इसका प्रूफ, कि ये प्रूफ यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है ना वो कैसे बनता है, अभी थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से इसको छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट देखो यहाँ से, वैसे तो देखने में देखो यहाँ से मतलब सीक्वेंस में चल रहा है कि A/L है, M/B 1 है, तो B/ इसका उल्टा कर दिया, N/C तीसरी चीज लिया, 1 हो गया, तो ये भी क्या होगा फिर 1 ही होगा वैसे तो देखने में तो। लेकिन आप बेसिक से अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो पहली चीज आपको दे रही है A/L प्लस, करोगे कैसे, देखो इसको M/B है, ये आपको 1 दे रखा है, दूसरी आपको दे रखा है B/M प्लस N/C है, वो आपको 1 दे रखा है, पूछा क्या है L/A, तो L/A कैसे निकालोगे, इसमें से निकाल दो आप L/A, ठीक है, और C/N इसमें से निकाल दो,
तो ये निकालोगे और इसकी वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ से आपको निकालना है ए अपॉन एल। तो देखो ए अपॉन एल निकालना है तो ये एम अपॉन बी उधर चला जाएगा, तो ए अपॉन एल है वो आ जाएगा 1 - m/b। ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, b - m/b। तो यहाँ से एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा b/b - m प्लस सी अपॉन एन निकालना तो क्या करोगे, 1 - n/c करोगे, तो ये आ जाएगा c - n/c। इसका उल्टा कर दोगे, सॉरी यहाँ से तो b अपॉन एम करोगे ना, तो यहाँ से b अपॉन एम इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m - b/m। इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास m/m-b। ये देखो b - m है, ये m - b है, m - b है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये b - m बन जाएगा, यहाँ से b - m बन जाएगा। और ये माइनस बनेगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, b - m डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, b - m, कट के क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ये बेसिक अप्रोच है, बाकी आप इसको देखते ही कर सकते हो। फिर से देखो यहाँ से, एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल विद्य टोटल वैलिड वोट है उसका 80% मिलता है, 10% को इनवैलिड कर दिया जाता है, और यदि टोटल मत हैं वो 4500 थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैलिड वोट की संख्या बताना। तो यहाँ से देखो टोटल कितने हैं 4500, इसमें से 10% को तो इनवैलिड ही कर दिया ना, तो 10 में से 9 ही बचे, यहाँ से कितने वोट बचे। इसमें से शाहरुख को टोटल वैलिड वोट का 80% मिला है, तो इसको 80% मिला है तो उसको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से ये 20% मिलेगा। तो बस सोल्व कर दो, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, और 9 18 × 54, 18 चौक 72, 72 और 9 करोगे 81। तो ये हो गया क्या आपके पास आंसर, सॉरी 810 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कोट है वो आपको 4/3 है, यानी 10 कितना है, 3/4 है, इस तरीके से बोल दो। ट्रिपलेट 3 4 5 आपको पता ही है, यहाँ से पुट कर दो 5p। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16/25, इंटू साइन थीटा करोगे तो 3/5 होगा, 3/5 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 16/9। ठीक है, तो बस पुट कर दो यहाँ से, 16 से 16 चला गया, और यहाँ से सोल्व करोगे पी का मान, 5 से तो 5 चला गया, तो ये पी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9×27। कोस ये आपको दे रखा है 15 17, तो यहाँ से कोस ये है तो 15 और ये 17 है। ट्रिपलेट आपको पता है 8 15 17 होता है, ट्रिपलेट आपको सभी याद होना चाहिए। कोट 90 - a है, इसको क्या लिख सकते हैं 10a हो जाएगा, तो 10a का मान कितना हो जाएगा 8/15, ये इसका आंसर हो गया। ए है वो बी के प्रोपोर्शन है, तो देखो यहाँ इसे पूछा क्या है, ए और डी में रिलेशन पूछा है, तो ए है वो प्रोपोर्शन है बी के, बी प्रोपोर्शन है सी के, यानी बी की जगह क्या लिख सकते हैं 1/c लिख सकते हैं। सी प्रोपोर्शन है डी के, तो सी की जगह हम डी लिख सकते हैं। देन ए का रिलेशन क्या हो गया, ए है वो रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया डी के, तो ए है वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया डी के। 1940 के मार्क प्राइस वाली वस्तु को 15% का डिस्काउंट मिलता है, तो टोटल कितने रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस पूछा है यहाँ से। तो यहाँ से आप बिना कुछ सोचे इस तरीके से कर सकते हो, पर कुछ आपको अलग से नहीं लगाना, क्योंकि 1940 में 15% डिस्काउंट मिला नहीं है, उसका 1.5 गुना। ठीक है, 1940 है, यानी 10% तो कितना हो गया उसको डिस्काउंट, 940 रुपए का, सॉरी 194 रुपए का। इसका 10% तो कितना हो गया 1940 का, तो 194 होगा 10%, 5% निकालोगे इसका आधा और कर दो, तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, इतने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 7 4 11, 9 दूनी 18 और 1 19, 291 के उसको डिस्काउंट मिला है, तो कितने रुपए हो गए यहाँ से 9, ये 3 ये 4, तो लास्ट में 49 आएगा आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1649। ये सबसे अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव, और सबसे मतलब इस शिफ्ट का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है ना, यही सवाल है। इस क्वेश्चन में देखो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 25 रुपये देखने में आपको इजी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही देखो बोला क्या है कि 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से 30 मीटर ऊंचा एक सिलेंडर आपको दे रखा है, जिसको पेंट करना है, और इसको क्या करना है टोटल सरफेस को करना है, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है। उसकी लागत आपको दे दी 18,425 रुपये है। इस बेलन का वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h, यही होता है सिलेंडर का। ये इसका एरिया हो गया। इसको 25 रुपये लगते हैं मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, तो इतने रुपए लगेंगे उसको टोटल, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपको दे रखा है 18,425, ये दे रखा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर दो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 हो गया पाई की वैल्यू, आर हमें नहीं पता, यहाँ से आर r+h की वैल्यू है 30 मीटर, इंटू 25 इज इक्वल टू 18,425। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये आर की वैल्यू निकालोगे तभी हमारे पास क्या आएगा,
यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे। तो आर कैसे निकालोगे, देखो 25 से डिवाइड कर दो पहले तो इसको। तो 25 साथ 175 हो गया, और 25 यहाँ से कितना बचेगा देखो, 25 साथ 175 हो गया, तो 175 यानी 25 चौक 100, 16 बचेगा, 9 बचेगा यानी 92 हो गया। 25 चौक 100, 25 75, यहाँ से 8 है, तो यहाँ से बच गया आपके पास 17, तो 25 चीक 150, 25 साथ 175, ये हो गया। फिर यहाँ से 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, 14 माइनस 3 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 2 बार चला जाएगा, और 11 से डिवाइड करोगे, 11 छः 66 और 11 सा 77, यानी आपके पास ये इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया ना, तो ये 4 को मैं नीचे ले आता हूँ इसको, इन दोनों 4 को भी, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक, कि आर स्क्वायर प्लस 30r माइनस 67 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 67 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से इंटू 7, ये भी आ गया ना, 7 जो नीचे लिखा हुआ है वो भी आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, देखो कैसे सोल्व करोगे, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक में भी यहाँ पे फ्रैक्शन में देखो 67 इंटू 7 है, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व नहीं कर पाओगे आप, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा हिंट देखो आप, यहाँ से 30 आ रहा है, एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी भी मैं आपको ये दे दूं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए, तो कई स्टूडेंट है 80 to 90% स्टूडेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आएगा आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू होगी ना वो पॉइंट में होगी, तो कई स्टूडेंट वो यहीं पे फेल हो जाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने में। बाकी इसको देखो सोल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ से कि 30r बनना चाहिए, तो 67 इंटू 7 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दो से डिवाइड ही कर दो, यहाँ से पॉइंट में ही निकाल दो आप, तो ये हो जाएगा 33.5 इंटू 3.5, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, जब 4 से डिवाइड करोगे ना, दो से डिवाइड कर दो अलग अलग, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ से 33.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टर दिख गया, 30 बनाना है, यानी 33.5 है, उसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे 3.5, ठीक है, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास, वो कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी, एक माइनस में आएगी, तो वो माइनस में हम लेंगे नहीं, क्योंकि रेडियस माइनस में होती नहीं है, एक आएगा ना यहाँ से, दो रेडियस आएगी, एक आएगी 33.5 माइनस में और एक प्लस में आएगी, तो प्लस वाली लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे, तो रेडियस आ गई 3.5। अब वॉल्यूम पूछा आपसे, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब मुझे यहाँ से पता है, आपको एक टेबल मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास रेडियस 7 14 21 इस तरीके से मल्टीपल में हो आर के, भाई 7 14 21 28 और 35 इस तरीके से मल्टीपल में होता है ना, तो इसका पेरीमीटर और एरिया आप याद ही कर लिया करो, तो ये क्या होता है 154 616 13 86 24 64 और 38 50 और 55 44 इस तरीके से होते हैं, ठीक है, तो 38 50 ही हो गया, तो 35 का 38 50 है, 3.5 का कितना होगा, 38.5 होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है 38.5, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको पूरी, ठीक है, ये चीज याद रखने के लिए, तो यहाँ से पॉइंट से तो हट जाएगा, वो 3 से डिवाइड कर दो, 5 या 15 और 1 8 या 24 और 1 25 2 और 3 या 9 2 11 1155 हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कैलकुलेटिव, और इस टाइप के सवाल पूछे भी गए हैं, एक दो बार शिफ्टों में पूछे भी गए हैं इस टाइप से, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और उसको ध्यान रखना, इस टाइप से बनता है ये सवाल। यहाँ से देखो परसेंटेज का है, यहाँ से चुनाव से रिलेटेड है, कि एक देखते हुए मतदाताओं की कुल संख्या आपको दे रखी है, चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध वोट के 75% वोट मिलते हैं, और कुल वैलिड वोट के 5% को इनवैलिड कर दिया जाता है, कि टोटल उसके पास 1,46,000 है, इसमें से 5% को तो उसने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ से 5% निकाल देता हूँ ना डायरेक्ट, इसमें से 5% को हटा देता हूँ, ठीक है, तो 10% तो कितना होगा देखो, 1,46,000 का 10% यानी इस जीरो को हटा दो 10%, तो ये हो गया 14,600, ये हो गया 14,600, 10% की वैल्यू है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 7300 हो जाएगी, तो 7300 तो इसमें से हटा ही दो आप, ये वैलिड वोट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, तो ये हो गया 5 और 3 8 और यहाँ से 13 13 ये हो गया आपके पास 1,38,700, ये वैलिड वोट हो गए। अब बोला है कि कुल वैलिड वोट का 70% वोट मिला है इसको, तो बोला है कि चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैलिड वोट डले हैं, तो इसका 75% निकाल दो, 75% का मतलब 3/4 से निकालना है, तो 3/4 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 3 से तो डिवाइड कर दो यहाँ से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो कितना बनेगा 0 0 7 या 21 और 2 8 या 24 और 1 8 या 24 26 2 और 3 या 9 2 11 और 3 और 1 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 104, तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, लास्ट में 25 आना ही है यहाँ से, ये हो गया आंसर। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन है वो इतना है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ये आपको दे रखा है 196 पाई, जिसमें से इसका व्यास दे रखा है 14, यानी रेडियस कितनी है 7 है, तो रेडियस 7 तो ये तो हो गया 49 हो गया,
इसकी हाइट पूछा है, इसकी लंबवत हाइट कितनी है, हाइट ये हो जाएगी। तो पाई से तो चला गया ये पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ से लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट पूछा है, ठीक है। तो कुछ गलत हो गया क्या यहाँ से? लंबवर्तीय शंकु का आयतन है वो 196 पाई है, और यहाँ से तो ये तो कुछ ज्यादा ही जा रहा है क्या इस तरीके से? भाई देखो यहाँ से वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ही, और ये आपको दे रखा है 196 पाई। इसके आधार का व्यास है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, तो 49 में डिवाइड में समझ रहा हूँ इसको। यहाँ से क्या बन जाएगा ये, 1/3 पाई, पाई से तो कट गया ना, पाई तो हट जाएगा यहाँ से, और इंटू 49 होगा, ये 49 आएगा यहाँ से, ये पाई हट गया, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 196 है, तो यहाँ से सोल्व कर दो बस इसको, 49 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, 4 बार ही चला गया यहाँ से पूरा पूरा, तो ये 4 बार चला गया, 4 × 3 12 आ गया। ए किसी कार्य को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो इसे 7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, यदि ए उस काम को शुरू करता है और बारी बारी से कार्य करता है, ठीक है। तो पहले ए एक दिन वो ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, यानी 2 डेज में, 2 दिन में कितना काम होगा, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो यहाँ से टोटल वक्त तो कितना हो जाएगा, 56 हो गया। तो ये 7 यूनिट काम करेगा, ये 8 यूनिट काम करेगा, टोटल 2 दिन में ए और बी मिलकर 15 यूनिट का काम करेंगे, तो 2 दिन में ये 15 यूनिट का काम कर रहे हैं, टोटल कितना यूनिट का करवाना है हमें, 56 यूनिट का काम करवाना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, और 15×4 = 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 यूनिट का काम हो गया कितने दिन में, 8 दिन में। तो ये तो ज्यादा हो गया, 56 यूनिट का काम ही करवाना था। तो बाद में कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो बी का हटा दो यहाँ से, इसका काम 1 दिन का, 1 दिन में बी कितना काम करेगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से आपको तो 4 यूनिट का काम ही हटाना ना, तो 4 यूनिट का काम हटाना तब 56 बन जाएगा। तो 1 दिन में 8 यूनिट का काम कर रहा है, तो आधे दिन में 4 यूनिट का काम कर देगा, तो इसमें से आधा दिन घटा दो, तो 7.5 दिन में वो क्या कर देंगे, 56 यूनिट का काम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से शंक्वाकार बर्तन है, इसकी स्लांट हाइट है वो 25 आपको दे रखी है, इसकी रेडियस आपको 21 दे रखी है। इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट किया जाता है 1.5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो लागत कितनी होगी, कर्व सरफेस एरिया निकाल दो यहाँ से, पाई आर एल होगा, तो 22/7 इंटू रेडियस हो गई 21 इंटू एल आपके पास 25 है, इसको कितने रुपए लगते हैं, 1.5 रुपये पर सेंटीमीटर, तो इतना होगा, सोल्व कर दो यहाँ से 3। अब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25×2 = 50 हो गया, 11 × 50 हो गया, 11 × 50 हो गया, 150 बन गया यहाँ से, 150 बन गया, तो 0.0 से ये हो जाएगा, 15×15 225 हो गया, 225 इंटू 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करने की है आपके पास, 2742 आंसर आ जाएगा 2475। इसका एलसीएम बताना, देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 210, 336 और 504, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या निकाल जो इन तीनों संख्या से डिविजिबल हो, तो वैसे देखने में निकाल सकते हो, अगर वैसे नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या देख लो यहाँ से, इसको इसके फैक्टर कर लो एक बार। तो देखो 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, तो यहाँ से 16×3 = 48, 4 से डिवाइड कर देंगे ना तो 1, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×2 = 8, और 4×3 = 24, इस तरीके से होगा, इंटू 4, यहाँ से 4×3 = 12, यानी 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3×4 = 12 और 3×2 = 6, 3×2 = 6, तो 3×4 हो गया, 21×42 हो गया क्या, 21×3×8 इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। 21×42 3 इंटू, यानी 7×6 = 42 कर दो ना आप, तो 7×18×4 इस तरीके से फैक्टर हो गया, कुछ भी कर लो यहाँ से। 336 है, 336 में कितना है, यहाँ से इंटू 3, और यहाँ से 2 से और कर दोगे आप तो 5, और 6×6 हो गया, और 7×8 = 56, 7, 8 और 6, तो इससे डिवाइड करना है, तो देखो 7 तो है ही इसमें, 8 भी है, और 6×3 = 18 ये भी है भाई, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपको ऐसी संख्या निकालनी जो इनसे डिवाइड हो भाई, 18 इंटू है तो 6×3 = 18 हो गया, और इंटू भाई 6×7 = 42 है ना, यहाँ से 7 हो गया, और 6×3 = 18, 6×3 × 4 ये है, तो 7 भी है, 8 भी बन गया, यहाँ से 6 भी बन गया, तो यानी इस संख्या से डिविजिबल है। 210 में करोगे तो 7×3 × 10 है, ठीक है। तो 7 भी है, 3 भी है, लेकिन 10 नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें 5 और चाहिए, ये 5 और चाहिए आप, तो इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये होना चाहिए आंसर फिर तो भाई, 7×3 × 10 चाहिए, 7 है, 3 है, और 10 बनाने के लिए आपके पास 5 और चाहिए, 5 और चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 5040,
ठीक है भाई, 504 तो है ही। इसमें आप क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई और कर दोगे, क्योंकि ये और चाहिए आपको। 7 भी हैं, 8 है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 और चाहिए था ना इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें चाहिए था, ये हो जाएगा फिर। तो इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, इतना कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तेज ऊंचाई वाले शंकुओं का कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है, तो पाई आर एल बताना है। पाई आर एल क्या होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 10 है 220 बन गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी है, तो बी सी है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस सभी को मैं कॉमन ले लूँ, तो ये इस तरीके से बन गया क्या, ये ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नीचे यहाँ सोल्व करेंगे, प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस सी स्क्वायर बनेगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया क्या, तो एक बार प्लस में लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे तो ए माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से यहाँ से सोल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा और एक बार आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से कट गया, आंसर आ गया ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास 50। अब हम डीआई के सवाल कर लेते हैं एक बार, कि डीआई के सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला सवाल यहाँ से ये है, आपसे पूछा क्या है, देखो इसमें इसमें पूछा है कि सितंबर में आपसे पूछा है क्यू और एस। तो देखो क्यू और एस में पूछा है का एक साथ मिलाकर बेचे गए, तो सितंबर में क्यू और एस का टोटल निकाल दो। यहाँ से क्यू और एस का, यहाँ से इसका टोटल निकालोगे, 9 और 4 13, यहाँ से लेके चली जाएगी 8 और 1 9 5 14, यहाँ से लेके चली जाएगी 2 और 1 3, 343 हो गए एक साथ। और नवंबर में बेकरी पी और आर इसका निकालना टोटल, तो इसका टोटल कितना हो गया, 8 8 16 का 6, हासिल की 1, 6 6 12 और 1 13 का 3, हासिल की 1 3। तो ये हो गया। द्वारा एक साथ बेचे गए केक की कुल संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 7 का डिफरेंस है, तो ये हो गया आंसर। फिर देखते हैं यहाँ से, फिर 2 सवाल है ये। आपसे पूछा है कि चेन्नई में एमबीए के, देखो चेन्नई है, यहाँ से ये है, चेन्नई में एमबीए कितने स्टूडेंट है, 1342 विद्यार्थियों की संख्या। एमए के विद्यार्थियों की संख्या का, एमए में कितने हैं, एमए में है 1666, एमए में विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो जो 1342 है वो 1666 का कितना परसेंट है। तो देखो इस तरीके से कितना परसेंट है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दोगे। इसको 100 को मैं यहाँ से लिख दूँ इस तरीके से, तो 16.66 हो गया क्या। अभी 16.66% का मतलब कितना होता है, 1/6 तो होता है यहाँ से, फ्रैक्शन की परसेंट की वैल्यू 1/6, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का तो हासिल की, 6 चौका 24 1 25, 2 छत्ती 18 तो 20 कर दो, 6 2 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ से 80.52, यहाँ से 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, तो इतना आना चाहिए, 80.52 के आसपास आना चाहिए, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 16 5 80, ठीक है, 1/6 हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये आपसे क्या बोला है, यदि वर्ष 2019 में ऋण है, 2019 में जो ऋण का ब्याज है, अब ऋण का ब्याज क्या उनसे है, इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट, तो इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट है वो सेना मिलिट्री के लिए 850 बिलियन खर्च किए गए हैं दोनों का। तो देखो यहाँ से भाई 62% और यहाँ से 6%, तो 68% की वैल्यू आपको दे रखी है ना, वो कितनी है 850 बिलियन। पूछा क्या है, उस वर्ष के लिए टोटल व्यय कितना है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से। सोल्व कर देंगे, 13 से डिवाइड कर दो, 13 चौक 52, 13 65, तो 13 से तो नहीं होगा यहाँ से, 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 17.85, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1250। फिर इसके बाद में डीआई का ये सवाल है, इसमें क्या बोला है आपसे कि यहाँ से बताना है किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार वृद्धि हुई है। तो किस में इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन से चेक कर लो आप, पहला ऑप्शन एस है, तो एस में देख लो यहाँ से 4 6 10 16 20 31 87, 87 टोटल है, तो 31 सभी में लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, यदि सभी 4 दिनों में मिलाकर ए और बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद प्रकार क्रमशः 3000 और 3500 है, ठीक है भाई, ए और बी का टोटल है ना वो 3500 है, यहाँ से 3000 है इसका टोटल सम, और इसका 3500 है, तो यहाँ से देखो 3 का तो दे ही रखा है ना इसे, तो 1500 2300 है, यानी इसका कितना है 700 है। यहाँ से कितना हो गया 1000 1800, 18 तो 20 3000 है, यानी इसका कितना है 500 है। तो मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए उत्पाद गुरुवार को
ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितना कम है, तो देखो 500 है ना, वो 700 से कितना कम है, यही आपसे पूछा है, तो 200 कम है। फिर इसके बाद में यहाँ से ये एक सवाल आपसे पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन पेंटिंग क्लासेस, तो पेंटिंग क्लासेस में कौन सा है, येलो वाला, तो येलो वाला है आपके पास ये, ठीक है 15%। पेंटिंग क्लासेस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दोज इनरोल इन सिंगिंग क्लासेस, सिंगिंग में कितना है, सिंगिंग में आपके पास दे रखा है, देखो सिंगिंग कौन सा है, ये वाला 18, तो जो 15 है ना वो 18 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो 3 पंजे 15 और 3 छीक 18, तो 5/6, 5/6 का मतलब कितना होता है, 83.333, इस तरीके से होता है, ये हो गया आंसर, ठीक है भाई। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.666 होता है, 16 से 2/3 होता है, इस तरीके से इतना परसेंट होता है ना, 5 का कितना हो जाएगा, तो 80 और 10/3, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 83 सही, 1/3 होगा यानी 3 3 3 3, इस तरीके से होगा, 83.33 अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद में ये सवाल है, सर मोर यहाँ से पूछा द परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर, तो यहाँ से लेबर 65 डिग्री और टिम्बर 45 डिग्री, तो यहाँ से ये पूछा टोटल वे, कुल व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो देखो 360 डिग्री होता है ना, टोटल तो 360 डिग्री है, ये परसेंटेज में पूछा तो एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना हो गया, 6 4 10 यानी 110 डिग्री, ठीक है। तो 110 डिग्री है, वो 360 डिग्री का कितना परसेंट है, तो परसेंट वो एग्जैक्ट निकालोगे तब भी वही करना पड़ेगा, वो कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया, यहाँ से सोल्व कर दो कि 11/36 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36 और 25, तो 275 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, तो और यहाँ से 5/9 हो गया, 30 सही 5/9 आ गया इसका आंसर। इसके बाद में ये सवाल है, ये भी देखो सेम सवाल है यहाँ से, ड्यूरिंग द पीरियड 1989 टू 94 विच टाइप ऑफ कार फीचर ए कंटिन्यूसली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, देखो इंक्रीज किस में हुआ है, ये ऑप्शन, या तो ऑप्शन सेम हो गया क्या यहाँ से, किसमें कमी हुई है, शायद यहाँ से कुछ मिस्टेक है, देखो हिंदी में तो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितनी कमी हुई है, तो जो कमी का अगर पूछा जाए ना यहाँ से, तो किसमें लगातार कमी हुई है, तो लगातार कमी के लिए पूछा है, तो लगातार कमी वाला देख लो यहाँ से, 8 20 ये तो बढ़ गया, 16 10 14 ये तो बढ़ गया, फिर बीच में 21 17 16 15 13 8 ये सबसे कम हो रहा है, ठीक है, ये लगातार कम हो रहा है, तो लगातार कम पूछा जाए तो आर होगा, लगातार इंक्रीज पूछा जाए तो फिर एस होगा, ठीक है, जो भी पूछा गया हो, या शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द ऑल स्टूडेंट इन हिंदी, हिंदी में परसेंट आपको बताना है, तो देखो टोटल 100 टोटल 100 मार्क्स के थे, तो 100 में से इसमें 85 मिले, इसको 80 मिले, इसको 75 मिले, इसको 70 मिले, तो सभी का एवरेज निकालना, आपको एवरेज कितना परसेंट मिला, तो ये परसेंट में ही है, तो सभी को इक्वल करना है, देखो 5 है, इसको दे दो आप 5, तो ये तो बन जाएगा 80, अब इसके पास 10 रुपये कम हो गए, तो 10 रुपये कम हो गए, तो चारों में 10 रुपये कम होंगे, फिर भाई 80 रुपये हमने टोटल का सबका 80 80 बना दिया, ठीक है 80 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के पास 10 कम है ना, तो 80 में से 10/4 कम हो जाएगा, तो 80 में से 2.5 कम कर दोगे, ये एवरेज हो गया 77.5, ये एवरेज निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है, इसको जोड़ के नहीं करते हैं अपन। ये हो गया टोटल आपके पास ये 50 सवाल, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, सबसे पहले जो आते हैं आपको एग्जाम में इजी सवाल है उनको आप पहले राउंड में कर लिया करो, डीआई के सवाल को मत किया करो, डीआई के सवाल को पहले राउंड में छोड़ देना है, और दूसरे राउंड में आपको डीआई के सवाल करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं 3 से 4 सवाल बच गए हैं उनको करना है, और इसी तरीके से आपको टेस्ट में भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तभी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो जैसे ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख ले, तो फिर इसके बाद में आप टेस्ट दिया करो, जो मैं यहाँ पे पूरी चीज बता रहा हूँ ना वो चीज आप टेस्ट में अप्लाई किया करो, ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आई होप आपको ये क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आई है, और इनकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिए होंगे, व्हाट्सअप नंबर और लिंक भी दी हुई है, वहां पे जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, कंप्लीट अर्थमेटिक के जितने उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे, सारे कंसेप्ट होंगे उनमें, ठीक है, जितने ट्रिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब कुछ ट्रिक्स भी इंक्लूड होगी, यानी सब कुछ होगा यहाँ से, ठीक है। उस नोट्स के अलावा आपको किसी भी बुक्स में नहीं देखना, तो सारे टाइप वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो जाएंगे, बस प्रीवियस आप प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उन नोट्स के अलावा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा, तो अगर वो नोट्स चाहते हो तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे दी हुई जो लिंक है वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।